सो हेलो एवरीबडी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रिलीजन। हम रिलीजन से शुरू करने वाले हैं। एंड इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव ऑलरेडी डन द इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। हमने इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी को और आपके पास जो पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी है दोनों के बारे में कर लिया था। उसके बाद जो है वो आपके पास चैप्टर आता है रिलीजन का। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रिलीजन। सो दिस इज़ एंथ्रोपोलॉजी डे 9th एंड आप जो है वो रिलीजन के बारे में जो है वो यहाँ पे पढ़ने वाले। अगेन जैसे हमारा एक स्कीम रहती है कि हम जो है वो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हैं। वी विल फर्स्ट ट्राई टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वहाँ से हम जो है वो कुछ थीम्स जो है वो चॉक आउट करते हैं एंड फ्रॉम दोज थीम्स हम जो है वो अपना जो कंटेंट है, जो आपके पास कंटेंट होना चाहिए, उस कंटेंट को जो है वो हम देखते हैं कि आपके पास जो है वो कौन सा कंटेंट जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो हम उस कंटेंट को बताया जाता है और उसी के ऊपर जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द पीडीएफ फाइल, अगर आप जो है वो पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, इस कंटेंट की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहता है, देन यू कैन गो टू दी O2IAS अकेडमी ऐप। आप O2IAS अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके स्टोर सेक्शन के ऊपर जाइए एंड ऑन द स्टोर सेक्शन आपको ये जो कोर्स है ये मिल जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स। इसके रिसोर्स सेक्शन के अंदर जाइए, इन द रिसोर्स सेक्शन यू विल हैव ईच एंड एवरीथिंग। आपके पास हर एक पेपर वगैरह जो है यहीं पे जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, देन आपके पास आगे जो सवाल यहाँ से जो है वो पूछे जा चुके हैं, एनिमिज्म एंड डीप इकोलॉजी। सो दिस क्वेश्चन इट परटेन्स टू NMS कम्प्लेक्स, NMS कम्प्लेक्स, नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स। ठीक है, सो डीप इकोलॉजी का मतलब क्या है कि आपके पास जो इकोसिस्टम है, जो आपके पास इन्वायरमेंट है और जो आपके पास मैन है, उसका रिश्ता जो है वो समांतर है। ठीक है, वो जो है वो बिल्कुल इक्वल्स के अंदर है, ना ही मैन ऊपर है ना ही इकोलॉजी जो है वो ऊपर है, डीप इकोलॉजी। और यहाँ पे हम ये समझते हैं कि एक इंसान जो है वो अपनी इकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए, उसके साथ एक अच्छा संबंध मेंटेन करने के लिए वो क्या कुछ करता है। एनिमिज्म एंड डीप इकोलॉजी, इसके अंदर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि पहले आप एनिमिज्म को बताओगे फिर डीप इकोलॉजी को बताओगे और फिर जो है वो दोनों का डिफरेंस बताओगे। नो, इट डजेंट मीन लाइक दिस। अगर इस तरह से सोचोगे तो कभी आंसर भी नहीं लिख पाओगे। ठीक है, एनिमिज्म एंड डीप इकोलॉजी मीन्स कि आपको जो है वो एनिमिज्म, जो आपके पास सोल वर्शिप है, जो आपके पास सोल वर्शिप का जो ट्रेडिशन है, और जो आपके पास डीप इकोलॉजी है, उन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। सिंपल सी बात है कि जो आपके पास सोल वर्शिप का ट्रेडिशन है, जो आपके पास सोल्स का नोशन है, दैट देयर इज़ समथिंग कॉल्ड सोल, जो कि फॉरेस्ट के अंदर रहती है, ऐसी फॉरेस्ट सोल बहुत जगह के ऊपर जो है वो पूजी जाती है। ठीक है, आपके पास जो है वो फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ मलेर्स का ही केस ले लीजिए। वहाँ पे जो है वो फॉरेस्ट स्पिरिट्स को जो है वो पूजा जाता है, फॉरेस्ट स्पिरिट्स की जो है वो पूजा की जाती है। ठीक है, सिमिलरली टेक द केस ऑफ द गोंड्स का केस ले लीजिए। ठीक है, तो आप मुंडास का केस ले लीजिए, यहाँ पे भी जो है वो फॉरेस्ट स्पिरिट्स को जो है वो पूजा जाता है। जब आपके पास फॉरेस्ट स्पिरिट्स को पूजा जाता है कि स्पिरिट्स जो हैं वो फॉरेस्ट के अंदर रहती हैं, तो आप जनरली जो बिहेवियर है मैन का वो ये होता है कि जो फॉरेस्ट लैंड है उसको जो है वो ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता। ठीक है, जो आपके पास ट्री कटिंग है वो जो है वो आपके पास कम से कम की जाती है। तो एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है आपके पास, जो ट्राइबल्स के अंदर आपको दिखाई देता है, वो एनिमिज्म से जो है वो काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है, सोल वर्शिप के साथ जो है वो काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद आपके पास आता है क्रिटिकली एक्सप्लेन द एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेज टू रिलीजन। रिलीजन की एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेज को आपने समझाना है। रिलीजन की एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेज अगेन आपके पास जो है वो एवोल्यूशनरी अप्रोच है रिलीजन की। ठीक है, फिर आपके पास जो है वो रिलीजन के अंदर ही आपके पास जो है साइको एनालिटिकल और साइकोलॉजिकल अप्रोच आ जाती है। फिर आपके पास जो है वो फंक्शनिस्ट अप्रोच आ जाती है। एक आपके पास जो है वो सोशलॉजिकल और
उसको भी कई बार जो है वो फंक्शनिस्ट अप्रोच के अंदर रख दिया जाता है। सो इस तरह से दीज आर दी अप्रोचेस टू रिलीजन, ये जो है वो आपके पास रिलीजन की अप्रोचेस हैं। इसके अंदर अलग अलग जो आपके पास रिलीजन हैं उनको जो है वो हम जो है वो एनालाइज करने की जो है वो कोशिश करेंगे। ठीक है, देन डिस्कस द डिफरेंट ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ रिलीजन। अलग अलग आपके पास रिलीजन, ये आपके पास देखो पहला थीम था आपके पास, पहला थीम कौन सा निकल के आया कि अप्रोचेस टू रिलीजन, रिलीजन की अप्रोचेस क्या हैं। दूसरा जो आपके पास थीम निकल के सामने आया वो है द फॉर्म्स ऑफ रिलीजन, कि अलग अलग आपके पास जो है वो क्या टाइप्स हैं रिलीजन की। ठीक है, रिलीजन की अलग अलग टाइप्स क्या हैं। ठीक है, उसी के अंदर आपके पास देखो उसी का रेपिटेशन जो है वो नीचे आ रहा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टोटमिज्म। देन फिर आगे से आ गया क्रिटिकली एग्जामिन द डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेज ऑफ रिलीजन। अब देखो यहाँ पे ये सवाल पूछा जा रहा है क्रिटिकली एक्सप्लेन, क्रिटिकली एग्जामिन। यहाँ पे क्रिटिकली का मतलब ये नहीं है कि आप एक अप्रोच को लिखोगे और उसके बाद उसका धड़ाधड़ क्रिटिसिज्म करना स्टार्ट कर दोगे। क्रिटिसिज्म का मतलब इन एंथ्रोपोलॉजी और इन सोशल साइंसेज और इवन इन लिटरेचर ऑल्सो, क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं होता कि आपको जो है वो हमेशा किसी चीज़ को बुरी तरह से क्रिटिसाइज़ कर देना, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया। मतलब बच्चे तो ऐसे क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं कि बहुत ही बुरा व्यक्ति हो जैसे वो कोई। ठीक है, क्रिटिसिज्म और क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब है कि इस चीज़ के ऊपर आपको अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से विचार विमर्श करना है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें क्या कही हैं इन चीज़ों के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल क्रिटिकली एग्जामिन द डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस टू रिलीजन। ठीक है, तो अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस क्या है रिलीजन की। पहली बात एवोल्यूशनरी अप्रोच। एवोल्यूशनरी अप्रोच एक तरीका है रिलीजन को देखने का कि आपके पास जो रिलीजन है वो सोसाइटी के साथ, वो कल्चर के साथ जो है वो इवॉल्व होता है। तो एवोल्यूशनरी अप्रोच कहती है कि रिलीजन जो है वो एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर का, जो आपके पास कल्चरल स्ट्रक्चर है, रिलीजन जो है वो आपका उसका बहुत छोटा सा जो है वो एक पार्ट है। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच यही बात कहती है कि आपके पास जो रिलीजन है, द रिलीजन इट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट टू दैट अ वेरी बिग कम्प्लेक्स। जो बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है उसका रिलीजन जो है वो एक बहुत छोटा सा पार्ट है। फिर उसके बाद आपके पास एक स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच आ जाती है जो कि कहती है कि आपको ये डायक्रोनिक एनालिसिस नहीं करना है, आपको ये सिंक्रोनिक एनालिसिस, आज वाला जो है वो एक रैशनल एनालिसिस करना है। नीदर यू हैव टू गो इनटू द एम्पिरिसिज्म, एम्पिरिसिज्म के अंदर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास अलग अलग विचार हैं जो कि रिलीजन को अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझा रहे हैं। अगर आपके पास एवोल्यूशनरी अप्रोच एक डाइक्रोनिक एनालिसिस आपको दे रही है, ये बता रही है कि आपका जो आज वाला मोनोथीज़म है वो पहले एक सोल वर्शिप था, फिर वो जो है वो आपके पास एनिमेटिज्म बना, फिर कुछ आपके पास वो नेचर वर्शिप बन गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे करके अगर बता रही है तो वो है डाइक्रोनिक एनालिसिस, कि आप आज वाले रिलीजन को कंपेयर कर रहे हो पीछे वाले रिलीजन के साथ और उसका एक एवोल्यूशनरी स्कीम जो है वो आप चॉक आउट करने की कोशिश कर रहे हो। ये एक पर्सपेक्टिव हो गया। दूसरा पर्सपेक्टिव है सिंक्रोनिक पर्सपेक्टिव, जिसके अंदर आपके पास फंक्शनिस्ट आ जाते हैं। फंक्शनिस्ट एक एम्पिरिसिस्ट पर्सपेक्टिव देते हैं। एम्पिरिसिस्ट का मतलब क्या है, एम्पिरिसिज्म का मतलब क्या है? फिलॉसफी के अंदर एम्पिरिसिज्म का मतलब होता है कि जो आप देख रहे हो वो सच है। सिमिलरली फंक्शनलिस्ट जो है वो जो आपके पास विख्यात चीज़ें हैं, जो दिख सकती हैं, जो चीज़ें जैसे आपके पास जो है वो यू कैन सी दी इंस्टीट्यूशंस, आप इंस्टीट्यूशंस को देख सकते हो। ठीक है, तो वो इंस्टीट्यूशंस को समझाते हैं, ये है आपके पास एम्पिरिसिज्म। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेज आपके पास पहले आपने डायक्रोनिक अप्रोच देखी, फिर डायक्रोनिक अप्रोच का एक अल्टरनेटिव आपके पास आया एक स्ट्रक्चरलिज्म के जरिए, जो कि एक सिंक्रोनिक और रैशनल एनालिसिस कर रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद अलग से एक और आपके पास अप्रोच आई फंक्शनलिस्ट अप्रोच, जो कि अगेन सिंक्रोनिक लेकिन एम्पिरिसिस्ट एनालिसिस कर रही है। ठीक है, सो इस तरह से क्रिटिकली एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव से विचार विमर्श करना है उन चीज़ों के ऊपर।
कौन सी चीज़ों के ऊपर विचार विमर्श करना है, एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस के ऊपर विचार विमर्श करना है। ठीक है, इसका हमेशा मतलब ये नहीं है कि आप विपरीत लिखना शुरू कर दोगे। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। तो सवालों को समझना सबसे पहले जो है वो आपके पास सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो सबसे अहम चीज़ है। फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड मैजिक, मैजिक और रिलीजन के बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, अगेन आपके पास जो है वो अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, जैसे मलिनोस्की हो गए, फ्रेजर हो गए, उन्होंने जो है वो इसके बारे में लिखा है, मैजिक और रिलीजन के बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आपके पास जो तीसरी थीम आ गई है वो है आपके पास मैजिक एंड रिलीजन। ठीक है, इसके अंदर एक और चीज़ जो है वो ऐड कर दी जाती है इसको और इंटेंसिव बनाने के लिए, साइंस, मैजिक, रिलीजन एंड साइंस। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास 3 थीम्स जो हैं वो ऑलरेडी आ चुकी हैं। फिर आपके पास अगेन चौथी थीम आती है, द कंसेप्ट ऑफ द सेक्रेड एंड प्रोफेन। ठीक है, वो आपके पास जो है चौथी थीम आ गई। यहाँ से अगेन सेक्रेड एंड प्रोफेन। ठीक है, अगेन आपके पास ये जो है वो फोर्थ थीम आ गई, सेक्रेड एंड प्रोफेन की थीम। ओके, हाउ डू रिलेट द कंसेप्ट ऑफ द सेक्रेड एंड प्रोफेन इन एमाइल डर्काइम्स थ्योरी ऑफ रिलीजन विद अ फोकस ऑन द रोल ऑफ टोटम। ठीक है, टोटम के ऊपर जो है वो आप कैसे सेक्रेड एंड प्रोफेन को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। टोटम अगेन फॉर्म्स ऑफ और द टाइप्स ऑफ रिलीजन से पूछा गया। डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलीजन, मैजिक एंड साइंस, अगेन जो है वो पिछली थीम से फिर से रेपिटेशन आ गई। एक्सप्लेन वेरियस एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस, अगेन आपके पास जो है वो पिछली से ही रेपिटेशन आ गई। हाउ डू एंथ्रोपोलॉजिस्ट डिफाइन रिलीजन, एंथ्रोपोलॉजिस्ट रिलीजन को कैसे डिफाइन करते हैं। डिस्क्राइब द वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिलीजन विद एग्जाम्पल्स। ठीक है जी, तो आपके पास रिलीजन को कैसे डिफाइन करते हैं वो आ गया। उसके बाद अलग अलग फॉर्म्स ऑफ रिलीजन आ गया, अगेन आपके पास वही रेपिटेशन आ गई। फिर उसके बाद विच क्राफ्ट एक्विजिशंस दे आर रिजल्ट ऑफ द स्टेन्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एक्सप्लेन। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इट वाज गिवन बाय इवन पिटचर्ड। इवन पिटचर्ड का जो आपके पास काम है दैट इज इन द अजांडेज। ठीक है, अजांडेज के अंदर इवन पिटचर्ड का काम है। इवन पिटचर्ड ने अजांडेज के अंदर जो है रिलीजन को स्टडी करने की कोशिश की है, रिलीजन को जो है वो स्टडी किया है, और रिलीजन और मैजिक को जो है वो स्टडी किया। और उन्होंने कहा कि मैजिक का एक जो है वो आपके पास, मैजिक का एक फंक्शनल इंपॉर्टेंस भी होता है आपके पास। ठीक है, वो जो अजांडेज की स्टडी है इवन पिटचर्ड की, दैट इज़ अ कंपैरेटिव स्टडी, उनकी एक कंपैरेटिव स्टडी है। उन्होंने अलग अलग अफ्रीकन सोसाइटीज़ में मैजिक कैसे परफॉर्म किया जाता है उसके अंदर कंपैरिजन किया है। और वो कहते हैं कि जो विच क्राफ्ट है, विच क्राफ्ट एक्विजिशंस उन सोसाइटीज़ के अंदर होती हैं जिनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो इसका जो है वो इंट्रोडक्शन आप यहीं से करोगे, इवन पिटचर्ड से करोगे। गेटिंग द पॉइंट। फिर उसके बाद यू विल फिर आपके पास जो है वो इवन पिटचर्ड इसके अंदर फंक्शनल इंपॉर्टेंस बताते हैं आपके पास जो है वो मैजिक की, या फिर आपके पास विच क्राफ्ट की। विच क्राफ्ट के ज़रिए क्या होता है कि जनरली जो लोग हैं वो एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा एक्विजिशन नहीं लगाते, या फिर अगर उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो स्टेन हो जाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या होता है कि आपके पास जो है वो एक बंदा दूसरे बंदे को हार्म नहीं करता, क्योंकि वो ये सोचता है कि सामने वाला बंदा उसके ऊपर विच क्राफ्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसका एक जो है वो फंक्शनल इंपॉर्टेंस लिखोगे। फिर उसके बाद विच क्राफ्ट कैसे होता है, इवन पिटचर्ड कैसे समझाते हैं। विच क्राफ्ट के अंदर हम इवन पिटचर्ड को प्रॉपरली पढ़ेंगे कि इवन पिटचर्ड ने कैसे समझाया। फिर उसके बाद टोकोपियंस के अंदर जो है वो आपके टोकोपियंस के अंदर जो है वो रेमंड फिर्थ का काम है। रेमंड फिर्थ अगेन इसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हैं कि विच क्राफ्ट एक्विजिशंस उसके ऊपर लगा दिए जाते हैं जो आपके पास सोशल नॉर्म्स को जो है वो फॉलो नहीं कर रहा होता है, जो सोशल नॉर्म्स के थोड़ा सा अगेंस्ट जा रहा होता है। तो आपके पास जब सोसाइटी के अंदर चेंज आना स्टार्ट हो जाता है, जब आपके पास इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं, तब आपके पास ये जो सारी चीज़ें हैं, ये विचक्राफ्ट जैसी चीज़ें जो है वो आती हैं। इनकी जो अप्रोच है वो है आपके पास अगेन स्ट्रक्चरलिस्ट और फंक्शनलिस्ट अप्रोच, और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच आप इसको लिख सकते हो।
ठीक है। अगेन आपके पास जो है वो रेमंड फिर्थ इसी चीज़ को समझाते हैं, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो आप चीज़ों को लिखोगे। ओके ये जो क्वेश्चन है इट इज़ फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ इवन पिक्चर्ड स्टडी इन अजांडे और रेमंड फिर्थ स्टडी इन टोकोपियंस। टोकोपिया के अंदर जो रेमंड फिर्थ की स्टडी हुई है। इसी के साथ एक और जो है वो आपके पास एक नई स्टडी कह लो उसको, या फिर एक अनकन्वेंशनल स्टडी या फिर अनकन्वेंशनल मेथड से एक स्टडी की गई है, दैट इज़ द साइकोलॉजिकल मेथड। तो वो जो आपके पास स्टडी है दैट वी यू स्टडी इन, वो स्टडी जो है वो आप पढ़ते हो इन द कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल के अंदर आप पढ़ते हो उस स्टडी को। आई थिंक इट इज़ डन बाय कोरा डुबोस ने जो है वो स्टडी की थी कि आपके पास किस तरह से जो है वामहाई का जो एक ट्रेडिशन है ट्राइबल्स के अंदर। वामहाई का मतलब क्या होता है, एक बहुत हार्मफुल चुड़ैल, उसका जो एक वामहाई का ट्रेडिशन है वो आपके पास जो है वो बनना शुरू हो जाता है ट्राइबल्स के अंदर, ठीक है। तो वामहाई का ट्रेडिशन क्या है, ये अगेन इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेन्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ठीक है। अगेन आपके पास यही पर्सपेक्टिव जो है वो यही पर्सपेक्टिव जो है वो आपके पास हेनरी एस मेन जो है वो आपके पास जो है वो समझाते हैं। और हेनरी एस मेन जो है इसकी इनकी भी अगेन थोड़ी सी जो है साइकोलॉजिकल अप्रोच यहाँ पे रहती है। वो दो तरह की जो है वो विचेस को समझाते हैं। एक आपके पास जो विचेस एवरीडे विचेस, दूसरी होती है नाइटमेयर विचेस, ठीक है। वो कहते हैं कि आपके पास एवरीडे विचेस और नाइटमेयर विचेस ये उस चीज़ का प्रतीक है कि सोसाइटी के अंदर आपके पास एक तरह का जो तनाव है वो बना हुआ है, ठीक है। आपको जो है वो ऐसे लग रहा है कि कोई आपको हार्म करेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको जो है वो आपको इन चार जनों को या फिर कम से कम हेनरी एस मेन को, रेमंड फिर्थ को और इवन पिक्चर्ड को जो है इसके अंदर समझाना है। सो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन आपका जो है वो किया जाएगा। अगेन व्हेन वी विल टॉक अबाउट द विच क्राफ्ट और वी विल टॉक अबाउट द रिलीजन, अगेन आपको जो है ये जो है बताना पड़ेगा। देन आपके पास वी हैव ऑलरेडी चॉक्ड द फोर हमने थीम्स चॉक आउट कर लिए थे। पांचवा थीम आ जाता है मैजिक एंड विच क्राफ्ट। ओके देन अगेन विच क्राफ्ट एंड सॉसरी, अगेन वहाँ से जो है वो सवाल पूछ लिया गया। वाई डू वी हैव रिलीजन एंड मैजिक बिकम द स्टेबल फीचर ऑफ आवर सोसाइटी। अगेन इट इज़ द फंक्शनल इम्पॉर्टेंस ऑफ मैजिक एंड रिलीजन। मैजिक और रिलीजन का फंक्शनल इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। सो दिस इज द सिक्स्थ थीम सिक्स्थ, फंक्शनल इंपॉर्टेंस ऑफ मैजिक एंड रिलीजन। मैजिक और रिलीजन का फंक्शनल इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ द टोटमिज्म इन द प्रिमिटिव रिलीजन अकॉर्डिंग टू डर्काइम। अगेन इट इज़ फ्रॉम द सैक्रेड एंड प्रोफेन कम्प्लेक्स, रिलीजन एंड मैजिक, ठीक है। अगेन वी हैव डिस्कस्ड इट। सो बेसिकली आपके पास क्या होता है कि इन 6 थीम से जो है वो मैजिक और आपके पास जो रिलीजन का जो थीम है और टॉपिक है उससे जो है सवाल पूछे जाते हैं। पहला थीम बहुत आपके पास जो है सिंपल थीम है, अप्रोचेस ऑफ रिलीजन। दूसरा थीम जो है वो आपके पास टाइप्स ऑफ रिलीजन। तीसरा थीम है मैजिक, रिलीजन एंड साइंस। चौथा थीम है सेक्रेड एंड प्रोफेन। फिफ्थ थीम है आपके पास मैजिक एंड विच क्राफ्ट। सिक्स्थ थीम है आपके पास फंक्शनल इंपॉर्टेंस ऑफ मैजिक एंड रिलीजन। तो बेसिकली इन 6 थीम से जो है वो आपसे सवाल जो हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। सो प्रिपेयर दोज थीम्स वेल। इन थीम्स को जो है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जितना अच्छे से आप इन थीम्स को प्रिपेयर करोगे उतना ही जो है वो आपका बढ़िया जो है वो प्रेपरेशन होगा, उतना ही जो है वो अच्छे चांसेस हैं कि आपको जो है वो अच्छा मटेरियल, अच्छा कंटेंट जो है वो आपका धीरे धीरे प्रिपेयर होता रहेगा, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। आपको जो है वो कुछ इसमें पता चला होगा कि आपके पास जो है वो कैसे सवाल यूपीएससी फ्रेम करता है, कैसे सवाल जो है वो यूपीएससी पूछता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।